अयोध्या में आज जमीन को नापा जोखा गया। कल बुलडोजर भी जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज एसडीएम को भेजा। कल अतिक्रमण हटाने वाला दस्ता भी जाएगा। आज इंस्पेक्टर और दरोगा सस्पेंड किए गए। कल कुछ बड़े अफसर भी नप सकते हैं। दरअसल अयोध्या में पिछड़ी जाति की एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी सामने आई तो योगी आदित्यनाथ कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। योगी अयोध्या को लॉ एंड ऑर्डर की एक मिसाल के तौर पर सेट करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में यहां मिल्कीपुर का बाई इलेक्शन भी होना है। जाति की राजनीति बनाम धर्म की राजनीति, ये लड़ाई अयोध्या में कैसे लड़ी जा रही है, इस रिपोर्ट को देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। अयोध्या में पीडीए का टेस्ट होने वाला है। इस मामले में हम लोग चाहते हैं कि उनको बुलडोजर चलना चाहिए और जो दो लोग को फांसी देना चाहिए। पीडीए का पहला टेस्ट अयोध्या की इस पुलिस चौकी में हुआ। चौकी भद्रसा, थाना पूरा कलंदर, यहाँ के टेस्ट पीडीए फेल हो गया। दूसरा टेस्ट लखनऊ यूपी विधानसभा के अंदर हुआ। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्ट लिया। दूसरे टेस्ट में भी पीडीए फेल हो गया। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? पीडीए का तीसरा और फाइनल टेस्ट अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में होगा। मैं जा रहा हूं, अभी तक कोई जानकारी नहीं। मैं जानकारी लूंगा। मैं जा रहा हूं फैजाबाद अयोध्या, जानकारी लूंगा। और जैसा आप लोग कह रहे हो, अगर ऐसी कोई घटना है तो कोई भी दोषी बचने न पावे। पुलिस, अरे भाई सुनिए, लेट मी से, और कोई निर्दोष फंसने न पावे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एक्शन शुरू हो चुका है। अभी जमीन नापी जा रही है। पीछे पीछे बुलडोजर भी आने वाला है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जातियों की गोलबंदी का ये फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया था। लोकसभा चुनाव में ये फॉर्मूला चल निकला। समाजवादी पार्टी अयोध्या फैजाबाद की सीट भी जीत गई, लेकिन चुनाव बाद उसी अयोध्या में पीडीए फेल हो गया। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? अयोध्या में पी यानी पिछड़ी जाति की नाबालिग लड़की के साथ 2.5 महीने तक गैंगरेप किया गया। डी यानी दलित जाति का सांसद अयोध्या को मिला है और ए यानी अल्पसंख्यक मुसलमान गैंगरेप करने का आरोपी है। समाजवादी पार्टी पी के साथ है या ए के साथ है? अखिलेश यादव पिछड़ा के साथ हैं या मुसलमान के साथ है? अभी तक तो अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी ए यानी अल्पसंख्यक मुसलमान के साथ दिख रही है। योगी आदित्यनाथ ने अति पिछड़ा वर्ग की पीड़ित बेटी का पक्ष लिया है। योगी ने गैंगरेप की शिकार नाबालिग लड़की की मां से मिलकर उसे हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी में उल्टा हो रहा है। चूंकि आरोपी मुसलमान है, इसलिए
अखिलेश की पार्टी में सब चुप हैं। अखिलेश यादव चुप, डिम्पल यादव चुप, अवधेश पासी चुप। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पार्टनर है। सपा का पीडीए इक्वेशन बिगड़ रहा है तो कांग्रेस भी चुप है। राहुल और प्रियंका वायनाड के बहाने चुप है। कांग्रेस के बाकी नेता भी इस पर मुंह नहीं खोल रहे। गैंगरेप का आरोपी मोहित खान अयोध्या के सपा सांसद अवधेश पासी की टीम का आदमी है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर कह चुके हैं। मोहित खान के साथ सांसद अवधेश पासी की तस्वीरें हैं। सोफे पर एक साथ बैठे हुए मोहित खान के कंधे पर अवधेश पासी का हाथ रखे हुए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन अवधेश पासी कहते हैं कि आरोपी कौन है उनको कुछ नहीं पता। वो पहले पता करेंगे फिर कुछ बोलेंगे। तस्वीरें तो आपके भी साथ है। तस्वीरें तो जब से हम जीत के आए हैं, ये देखिए ना आपके साथ। सुनिए, जब से हम जीत के आए हैं, हजारों हजार लोगों की तस्वीरें, देश के तमाम राज्यों के लोग आ रहे हैं, रोज फोटो लेते हैं। कोई कहता हमें यहाँ हाथ रख दो, कोई कहता सिर पर रख दो। अब आप भी आए हैं, आपके साथ भी मेरा फोटो हो रहा है। तो सुनिए, सुनिए, क्योंकि सीएम का बयान आया है। अरे सीएम को तो देखो, ऐसा है, दिल्ली वाले परेशान किए हैं। एंड एट दैट टाइम माई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इज वेरी वेरी डिस्टर्ब। इसीलिए कल बोल गए हमें सम्मान मठ में मिलेगा। यू कैन इमेजिन माई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश टू व्हाट एक्सटेंट ही इज डिस्टर्ब नाउ। जो ही इज डिस्टर्ब नाउ, तो जो बोले अनाप शनाप गनाप, अरे भैया बस इतना जानना दिल्ली वाले उनको परेशान किए हैं। दिल्ली वाले उनको परेशान किए हैं और इसलिए आज उनके जो भी बयान हो रहे हैं, जो भी, एंड ही इज वेरी वेरी डिस्टर्ब। हमने इतना डिस्टर्ब कभी देखा नहीं। मोहित खान ने समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष होने का रुतबा ऐसा बनाया कि अपनी जमीन पर उसने पुलिस चौकी खुलवा रखी थी। पीड़ित लड़की की मां यहां आई तो पुलिस ने पहले तो उसे डांट डपट कर ही भगा दिया था। मोहित खान इसी अयोध्या में बेकरी भी चलाता है। आरोप है कि बिस्किट देने के बहाने इसी बेकरी में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। वीडियो बनाया गया, फिर वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान 2.5 महीने तक गंदा काम करता रहा। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ को जीतने का एक चांस मिला है। राम की नगरी में भारतीय जनता पार्टी को वापसी का अवसर दिख रहा है। अगर पीडीए टूट जाता है तो अयोध्या को जीतना योगी आदित्यनाथ के लिए आसान हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के दल हर चुनाव को जाति पर ले जाना चाहते हैं। बीजेपी चुनाव को वापस धर्म की ओर मोड़ना चाहती है। अयोध्या का प्रयोग सफल हो गया तो यहां से योगी मिल्कीपुर बाई इलेक्शन में घुसेंगे। मिल्कीपुर बाई इलेक्शन में योगी को साबित करना है कि पिछड़ा वोट अब भी बीजेपी को मिलता है। दलित वोट पूरा का पूरा सपा को नहीं मिलता। जनरल कैटेगरी के वोटर का भरोसा बीजेपी पर ही है। ठाकुर और ब्राह्मण की पहली पसंद बीजेपी ही है। सपा का पीडीए दिखावा है, एमवाई ही असली समीकरण है। अयोध्या में लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद भी बीजेपी एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। अयोध्या विधानसभा सीट बीजेपी के पास है। यहां से वेद प्रकाश गुप्ता विधायक है। बीकापुर में भी बीजेपी के अमित सिंह चौहान विधायक है। रुदौली विधानसभा सीट भी बीजेपी के पास है। यहां से रामचंद्र यादव एमएलए हैं। दरियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के सतीश शर्मा एमएलए हैं। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से अब तक सपा के अवधेश पासी विधायक थे। अब वो सांसद हैं, इसलिए मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। अयोध्या जिले की एक और सीट है गोसाईगंज। ये अंबेडकर नगर लोकसभा सीट में पड़ती है। 2022 में यहां से सपा के अभय सिंह जीते थे।
जो लोकसभा चुनाव से पहले बागी हो गए। टेक्निकली अभय सिंह अब भी सपा में है, लेकिन वो बीजेपी की लाइन लेकर चलते हैं। छोटी बिटिया है, दरिंदगी की गई उसके साथ, हैवानियत की गई। हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं आप सबका मॉरल सपोर्ट उसके साथ रहे, उसका मनोबल गिरने न पाए। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसको संज्ञान में लेते ही सख्त कार्रवाई की, कड़ी कार्रवाई की। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, यहाँ पर जो पीड़िता है वो पीडीए से है और जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो दूर, कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, आज जब मैं यहाँ पर आया और जिस तरीके सारे समाज को, सब पीडीए समाज के लोग खड़े हैं यहाँ पे, जितने लोग खड़े हैं इधर इधर इधर, सब पीडीए समाज के लोग हैं जिसकी बात करते हैं। लेकिन इनका पीडीए धोखा नजर आता है। वो सिर्फ एक जाति विशेष के लिए है, एक धर्म विशेष के लिए है। उस जाति विशेष के, धर्म विशेष के आदमी अपराध करें तो कोई बात नहीं है, बाकी फिर पीडीए चलता है। 24 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या विधानसभा सीट को छोड़ दें तो अयोध्या फैजाबाद संसदीय सीट की बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में सपा के अवधेश पासी ने लीड ली थी। मिल्कीपुर बाई इलेक्शन में योगी को ये ट्रेंड बदलना होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है और इसका मैसेज काफी व्यापक होता है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव मिल्कीपुर को फिर से जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इसका प्रचार बहुत बड़े स्तर पर करेगी और कांग्रेस पार्टी भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती है मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतना, क्योंकि बीजेपी अयोध्या में एक बार फिर हार को अफोर्ड नहीं कर सकती। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर उपचुनाव कुछ भी कुछ करके जीतना ही होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को योगी ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यूपी में बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जिस पर योगी का नियंत्रण नहीं दिख रहा। ऐसा ही एक फैसला हुआ नजूल की जमीन के बारे में यूपी सरकार के बिल पर। नजूल की जमीन का बिल यूपी विधानसभा में पास हो गया। विधान परिषद में पास होने के बाद ये कानून बनता। विधान परिषद में बीजेपी के पास 3/4 बहुमत है, लेकिन सरकार का बिल विधान परिषद में अटक गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बिल पर सरकार से अलग लाइन ली। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि नजूल बिल पर पूरी सहमति नहीं है। इसके बाद नजूल बिल को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। नजूल बिल पर भूपेंद्र चौधरी के रुख को संगठन वर्सेस सरकार बताने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। असल में ये मुद्दा इससे बड़ा है। बीजेपी के कई विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, यहां तक कि मंत्रियों को भी लगता है कि नजूल बिल से फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने नजूल बिल में लीज बढ़ाने का विकल्प देने की मांग की। बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी ने इसे गरीब परिवारों को उजाड़ने वाला बिल बताया। कुंडा के विधायक राजा भैया ने कहा कि नजूल का कानून बना तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के वेल में आकर बिल का विरोध किया। विधायकों के विरोध के बाद भी विधानसभा में बहुमत के दम पर बिल पास करा लिया गया, लेकिन विधान परिषद में जाकर बिल रुक गया। नजूल बिल ठंडे बस्ते में चले जाने के बाद केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने 2 पोस्ट किए। अनुप्रिया पटेल ने जो लिखा वो काबिले गौर है। अनुप्रिया पटेल ने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री की आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे फिर से पढ़िए। जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की जितनी भी समीक्षा बैठक हुई, सब में एक कॉमन पॉइंट उभर कर सामने आया कि अफसर बात नहीं सुनते, अफसर मनमानी करते हैं। अब नजूल बिल पर अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि अफसरों ने सरकार को गुमराह किया। अगर ये सच है तो ये सरकार पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर अफसर गुमराह कर रहे हैं तो सवाल ये है कि सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे अफसरों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। योगी युद्ध में है, चारों तरफ से घिरे हुए, फिर भी लड़ते हुए। अयोध्या गैंगरेप केस में
और लखनऊ के गोमती नगर छेड़छाड़ केस में योगी का गुस्सा सबसे ज्यादा पुलिस वालों पर टूटा है। गोमती नगर में लॉ एंड ऑर्डर बनाकर नहीं रखने वाले डीसीपी और एसीपी हटाए गए तो इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी जैसे अफसर सस्पेंड कर दिए गए। अयोध्या गैंगरेप केस में पूरा कलंदर थाना अध्यक्ष रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता दोनों सस्पेंड कर दिए गए। अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई न करने और मुकदमा दर्ज करने में देरी के कारण ये कार्रवाई हुई। बीजेपी एक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, न राज्य के स्तर पर न केंद्र के स्तर पर। लखनऊ में सपा के एमपी बाबू सिंह कुशवाहा की संपत्तियों पर ईडी ने कार्रवाई की। ईडी की टीम सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में बाबू सिंह कुशवाहा की जमीन पर बुलडोजर के साथ पहुंची और उसे सील कर दिया। बाबू सिंह कुशवाहा 2007 से 2012 की मायावती सरकार में मंत्री थे। उन पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम घोटाले के दाग लगे। एनआरएचएम घोटाला 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। एनआरएचएम घोटाले की जांच ईडी के पास है। बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ पीएमएलए कानून के तहत जांच चल रही है। इस बीच बाबू सिंह कुशवाहा बसपा से सपा में आ गए। अभी बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से सांसद हैं। अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का उपनेता बनाया है। अब ये जो पूरी जमीन है बाबू सिंह कुशवाहा की, ये सामने आपको दूर तक जमीन बाबू सिंह कुशवाहा की दिखाई देगी। अंदर भी जमीन है जिसमें ईडी के इस तरह के नोटिस लगे हैं, जिसमें लिखा है नोटिस भारत सरकार। पीएमएलए यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है उसके तहत ये संपत्ति ईडी भारत सरकार के कब्जे में है। किसी भी प्रकार का अवैध यहाँ पे अतिक्रमण होगा तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर बहुत तरह का इंक्रोचमेंट कर दिया गया था। अब ये ईडी ने पूरा इंक्रोचमेंट यहाँ पर हटाया है और इस तरह के बोर्ड्स आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पूरे इलाके में दिखाई देंगे। अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के तहत अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ना शुरू किया तो बसपा के दागी नेता बाबू सिंह कुशवाहा को अपनी पार्टी में ले लिया। बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरह पीडीए टूटे, जाति टूटे और धर्म ही चुनाव की सेंट्रल थीम बने। बीजेपी को धर्म से फायदा है, विरोधियों को जाति से फायदा दिखता है। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में तेजस्वी ने इस बात पर नई सियासत शुरू की है। आरक्षण के मुद्दे को संविधान की नवी अनुसूची में डाला जाए जिससे कोर्ट उसमें दखल ना दे पाए। ये सरासर भारत सरकार झूठ बोल रही है। अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल 9 में डालने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं है। ये पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है, संसद में झूठ बोला जा रहा है। और ये विषय अगर अनुसूची 9 में नहीं डालने का है या स्टेट मैटर है तो ऐसा तो नहीं कि भाई हम लोगों के हटने के बाद नीतीश कुमार जी ने अनुसूची 9 का जो प्रस्ताव हम लोगों को कैबिनेट द्वारा भेजे थे इन लोगों ने वापस ले लिया हो। क्योंकि उस समय तात्कालीन जो अभी भी गृह मंत्री आपके अमित शाह जी हैं, उस समय जो ईस्ट जोन का जो बैठक चल रहा था उसमें भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था, उनसे मांग की थी कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। दरअसल पिछड़ों की राजनीति करने वाली हर पार्टी और हर नेता ये दिखाने की कोशिश करता है कि वही है तो आरक्षण सेफ है, वरना बीजेपी वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। जबकि बीजेपी ये बता रही है कि अगर उसके हाथ में पावर नहीं रहा तो इंडिया गठबंधन वाले हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा देंगे। ये जो डेमोग्राफिक इन्वेशन है, अगर आप लोग अभी नहीं रुकवाता है तब आप लोगों का स्थिति भी असम जैसा हो जाएगा। आज असम में 40 से 42% हमारे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन का डेमोग्राफी चेंज हुआ है। 1951 में जो 12-14% था आज जाके 42% 40% हुआ है। बंगाल में भी आज करीबन 30% तक जा रहा है। कल में एक मुर्शिदाबाद में गया तो एक मुर्शिदाबाद का टीएमसी का विधायक है, उनका वीडियो क्लिपिंग मैंने देखा कि देखो हम लोग 70% हो चुका हूँ, आप लोग 30% हो, जब भी हम चाहे तो आपको हम लोग निकाल दूंगा। ये टीएमसी विधायक है और वो कौन सा कम्युनिटी से है,
मुसलमान समाज से है और किसको धमका रहा है? हिंदू समाज को। धर्म और जाति की रेस अभी चलेगी। 2024 का ट्रेंड जातियों वाला है। धर्म अभी रेस में पीछे है। धर्म आगे आएगा तो पॉलिटिक्स फिर बदलेगी।